सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, फिर सप्लाई, फिर आरसीएम, चार्ज ऑफ जीएसटी, चार्ज में एफसीएम, आरसीएम 95 आज देखा, बराबर। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, सप्लाई हमने देखा, यस। तब हमने बोला था सिर्फ टेंशन लो सप्लाई है कि नहीं ये देखने में, वैल्यू क्या रहेगा ये हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखेंगे। तो अब रेडी हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए? यस, हेडिंग दो वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलो डन, यस। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई से। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 15 प्लस इसके कुछ रूल्स है, ठीक है। अब रूल्स जो है ये आप देखोगे फाइनल लेवल पे, हम लोग के लिए एप्लीकेबल है सेक्शन 15 इंटर लेवल पे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में बात करता है। सबसेक्शन 1 बोलेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब ये बोल रहा है ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये समझने के पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। बिग बिलियन ऑफर होता है अमेज़ॉन वगैरह पे, यस। पेन ड्राइव अगर 800 रुपीज़ का है, हमको 1 रुपये में मिल रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। किसको लगता है 800 है, किसको लगता है 1 रुपया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। कितने लोगों को लगता है ए ऑप्शन है? सप्लाई है, क्यों? कंसिडरेशन मिल रहा है, जो बेच रहा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, डॉक्टर डिटेल्स, इसमें सेल्स में कवर हो रहा है, यस। सप्लाई तो है। अब वैल्यू क्या है? 800 रुपए की 1 रुपया। 800 रुपए किसको लगता है? हाथ ऊपर करो, ठीक है। 1 रुपया किसको लगता है? हाथ ऊपर करो, ओके, करेक्ट आंसर इज 1 रुपी, बराबर। हमने बोला जितने पे भी ट्रांजैक्शन होएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, सिंपल, पक्का, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई हम क्यों निकाल रहे हैं? तो ये वैल्यू पे हम टैक्स पे करेंगे, ठीक है। अब जितने में आपने खरीदा वही वैल्यू पे टैक्स पे करोगे कि 800 का टैक्स आपको लगाएंगे? नहीं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 8000 में कोई चीज़ आप खरीद रहे हो जो 800 की ही है, सप्लायर ने आपको 800 के जगह 8000 में बेची, वैल्यू ऑफ सप्लाई 8000। जो वैल्यू पे हमको मिला दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आपने कोई आइटम सेल में खरीदा, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो भी जितना भी आप पे करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने फ़ोन लिया, सपोज ये 5000 का आपने खरीदा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपने 10,000 में खरीदा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सिंपल, यस। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू, सिंपल, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं आपको मनी अटैच करके बोल रही हूँ तो आपके लिए बहुत सिंपल हो रहा है। बॉटल अगर मैंने 1000 रुपये में आपको बेची, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000 रुपये, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं आपको मेरा फ़ोन दे रही हूँ, आप मुझे आपकी गाड़ी दो, बार्टर, सप्लाई है क्या? ये है, अगर मेरा बिजनेस है और ऐसे सब है, सप्लाई है। चलो हम सप्लाई के बारे में सोचेंगे ही नहीं, अब हमको सप्लाई पता है। अब हर चीज़ जो है हम सप्लाई के टर्म्स में ही बोल रहे हैं, सप्लाई तो है ही, हम सिर्फ वैल्यू क्या है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैंने ये फ़ोन दिया, बदले में इन्होंने मुझे इनका गाड़ी दिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई बताना। प्रॉब्लम, यस। हम बोल रहे हैं ऐसा प्रॉब्लम है तो इधर आओ ही मत। इधर कब आओ? जब प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, समझे?
कुछ क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में? बोलो। और अगर सोल कंसिडरेशन नहीं रहा तो क्या, उसके अलावा भी कुछ है तो हम बोल रहे हैं रूल्स में जाना। सब सेक्शन 4-5 देखेंगे ना, उसमें बोलेंगे कि इसमें अगर कुछ नहीं कवर होता है तो रूल्स में जाओ, और रूल्स आपको फाइनल लेवल में। सिंपल। तो हमारे लिए प्राइस द सोल कंसिडरेशन। अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो आपको एग्जाम पर्पज से मैं बता रही हूँ, पेपर में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कि रूल्स के हिसाब से वैल्यू ये आ गया है, क्योंकि रूल्स आपको ढूंढना, मतलब रूल से आपको पता करना है कि वैल्यू कितना है। नहीं, समझा? सिंपल। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू वेर प्राइस द सोल कंसिडरेशन। अब जब मैं मोबाइल और गाड़ी एक्सचेंज कर रही हूं तो मैं इधर आऊंगी क्या, सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 में? सिंपल। पक्का क्लियर है? क्योंकि ये बोलेंगे गाड़ी का प्राइस, मैं बोलूंगी क्यों, फोन का प्राइस। ठीक है। ये बोलेंगे फोन के हिसाब से मेरे को तो लगता है आपका फोन इतने का है, मैं बोलूंगी नहीं, मार्केट रेट तो इतना है। प्रॉब्लम? तो इजी सोल्यूशन है क्या? नहीं। सबसेक्शन 1 बोलता है मैं एंटरटेन करूंगा ही नहीं। सिंपल। यस, समझा? ठीक है। अब ये सबसेक्शन जैसे ही हर्ष ने सुन लिया तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने बोला मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं अभी क्या करूँगा ना, मेरा बिजनेस है, ठीक है। तो किस चीज़ का बिजनेस करना चाहोगे आप है ना, बेचो आरसीबी का जर्सी। शर्ट बेच रहे हो, ठीक है, कपड़ों का बिजनेस है आपका। एक शर्ट का प्राइस है 500 रुपया, बराबर। आपने आयुष को बेचा ये शर्ट 1000 रुपए में, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000। चैतन्य को बेचा थोड़े डिस्काउंट में 490 रुपीज, वैल्यू ऑफ सप्लाई बराबर। यस। अब आपने देखा कि अरे जितने में मैं बेच रहा हूँ उतने पे तो मेरे को टैक्स भरना पड़ रहा है। आपने क्या किया, अपना शातिर दिमाग यूज करके अपने वाइफ को बेचा 1 रुपए में, ठीक है। और पर आप ठहरे बिजनेसमैन, आपने बोला बाकी के रुपए मेरे को कैश में दे देना, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड्स अपन बताएंगे 1 रुपया तो तुमको टैक्स 1 रुपए पे भरना है, बाकी मैं तुमको अमाउंट दे देता हूँ, मतलब बाकी मैं चार्ज कर लूंगा बट उस पर टैक्स मत भरना। हो सकता है प्रॉब्लम। यस। तो ये गवर्नमेंट ने देखा और क्या बोला, वाइफ फैमिली में आएगी क्या? लगे जैसे कर रहे हर्ष भाई, तशन है। फैमिली रिलेटेड पर्सन में आता है क्या? रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन हमने देखा है। यस। तो हमने बोला कि अगर आप रिलेटेड पर्सन्स को बेच रहे हो तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, समझे? क्योंकि ये चांसेस बहुत ज़्यादा है, बराबर। प्राइस मैनिपुलेशन का, दिखाने का कुछ और करने का कुछ और, आउट ऑफ द रिकॉर्ड्स कुछ ट्रांजैक्शन करने का, ठीक है। तो हमने बोला ट्रांजैक्शन वैल्यू वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड both the parties are unrelated। समझे क्या? पक्का? क्यों ये समझा? अगर रिलेटेड पार्टीज हुए तो क्या, तो रूल्स पे जाओ, रूल्स फाइनल लेवल पे। सिंपल। ठीक है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू वेयर बोथ द पार्टीज आर अनरिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। समझा? लिख सकते हो बिना देखे? वापस बोलो। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो भी ट्रांजैक्शन आपने, जो इतने कभी ट्रांजैक्शन किया और जहां पे प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन और दोनों पार्टीज आर अनरिलेटेड। समझ में आया? पक्का? यस। आगे बढ़े। अब सबसेक्शन 2 बोलता है वैल्यू शैल इंक्लूड, मतलब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू में ये चीजें
इंक्लूड कर रहे हैं। अगर हम वैल्यू में ये इंक्लूड कर रहे हैं तो इस पे टैक्सेस लगेगा, जो भी वैल्यू इंक्लूड होएगा, बराबर। यस, तो देखिए क्या इंक्लूड हो रहा है। क्लॉज ए, एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस, अदर चार्जेस। अच्छा, चार्जेस कौन से रहेंगे? टैक्स वाले नेचर के, क्योंकि पहले के आइटम्स टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस ये बोल रहे हैं, तो जो नीचे वाला कंटिन्यूइंग आइटम है उसके ही जैसा रहेगा, बराबर। वाइल्ड एनिमल्स वो सब अपना एक देखा ना अभी। यस, तो टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस, अदर चार्जेस, बराबर, समझे। हम ये वैल्यू पे सपोज हम लोग ने गुड्स खरीदे 1,00,000 रुपए के, ठीक है। अब गुड्स जब भी मार्केट में आया, हमको मार्केट के टैक्सेस पे करने पड़े, म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह। क्या वो म्युनिसिपल टैक्सेस हम इसमें ऐड करेंगे वैल्यू में? सपोज 1,000 रुपये म्युनिसिपल टैक्सेस थे। अब बताना वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है, बराबर, सही है। और जीएसटी किस पे चार्ज होएगा? ठीक है, वही पर्पस के लिए हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं, समझ में आया? यस। अब जीएसटी हम ये वैल्यू पे चार्ज करेंगे, इधर हम बोल रहे हैं टैक्सेस विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, जीएसटी आप इस पे चार्ज करोगे, फिर जीएसटी का वैल्यू भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होएगा क्या? क्वेश्चन समझे क्या? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जो भी टैक्स आप चार्ज करोगे वो भी तो टैक्स ही है, क्या वो भी वैल्यू में ऐड होएगा? प्रॉब्लम, इसलिए इन्होंने लाया एक्सेप्ट फॉर कौन से टैक्सेस? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी, कॉम्पेंसेशन सेस। बेसिकली जो भी जीएसटी के टैक्सेस है वो आप इंक्लूड करोगे क्या? नहीं, सिंपल। तो एनी टैक्सेस एक्सेप्ट फॉर जीएसटी टैक्सेस, ठीक है, एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस, अदर चार्जेस एक्सेप्ट फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी, कॉम्पेंसेशन सेस, प्लस एक और आइटम इन्होंने अमेंड करके ऐड करा जो है टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जो भी टीसीएस होएगा कलेक्ट, उस पे भी हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, वो भी इसमें ऐड नहीं होएगा, वैल्यू का पार्ट कभी भी नहीं बनेगा, समझे। टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट, टीसीएस अंडर, समझे। अभी जो मे का पेपर था उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन आया, टीसीएस का अमाउंट दिया था और उनको वैल्यू निकालने बोला था, तो टीसीएस का अमाउंट ऐड होएगा क्या? भले ही वो डिडक्ट कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है, उसमें गिवन है, फिर भी वो हटाएंगे हम, वो हटा करके जो बचा हुआ अमाउंट है उस पे टैक्स चार्ज करोगे। यस, बोलो एक बार ये प्रोविजन। वैल्यू शैल इंक्लूड, सबसेक्शन 2 बोल रहा है, क्लॉज ए, एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस, अदर चार्जेस एक्सेप्ट फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी, कॉम्पेंसेशन सेस प्लस टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, बराबर, समझा? पक्का? ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ म्युनिसिपल टैक्सेस है ना, हमको माफ कर दिए गवर्नमेंट ने, ये तो केस 1 था अपना, ठीक है। केस 2, जहाँ पे नॉर्मली 1,00,000 के ऊपर 1,000 रुपया म्युनिसिपल टैक्सेस लगता है, बराबर, बट सप्लायर ने अपने से रिकवर ही नहीं किया, गवर्नमेंट ने हमसे ये टैक्सेस रिकवर ही नहीं किए, बराबर। अब बताना वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना रहेगा, 1,00,000 या 1,01,000? सोच के बोलो। गवर्नमेंट ने हमको बोला माफ किया तुमको, ये टैक्सेस तो है बट हम तुमसे नहीं ले रहे हो, तुम्हारे पास कम पैसे है, ठीक है तुम मत दो। हर्ष, नहीं ले रहा है ना गवर्नमेंट, मेरे पास 1 रुपया नहीं है 1,00,000 के ऊपर, तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है माफ किया, ठीक है। तो अगर सप्लायर आपसे रिकवर कर रहा है तो ही आप वो वैल्यू में ऐड करोगे, वरना करोगे क्या? नहीं। सप्लायर माफ कर देता है तो
माफ कर दिया। वैसे सच में एग्जाम में क्वेश्चंस आता है जहाँ पे बोलेंगे रेसिपिएंट बोलता है इसके ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा, तो आप माफ कर दिए, माफ कर दिए तो माफ कर दिए, उस पर टैक्स पे करोगे क्या? अगर अमाउंट कलेक्ट ही नहीं हो रहा है तो उस पर टैक्स क्यों पे करना है? समझे? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इन दिस केस इज इक्वल टू 1 लाख, अगर ये आपसे रिकवर नहीं करता है तो। समझे? तो ये हुआ आपका क्लॉज ए। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ओके, एक बार बोलते हो वापस। वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स क्लॉज ए एनी taxes, duties, cesses, fees, other charges except for CGST, SGST, UTGST, IGST, GST, compensation cess plus TCS under Income Tax Act 1961। समझ में आया? अगर ये कब आएगा? जब सप्लायर आपसे रिकवर कर रहा है। समझे? लिखो। पक्का समझ में आया? क्लॉज बी, वेरी वेरी टेक्निकल पार्ट, ठीक है? जिंदा हो? समझ में आ रहा है? पढ़े? ठीक है। क्लॉज बी पढ़ने के पहले है ना हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के बाद हम क्लॉज बी पे जाएंगे, ठीक है? सबका ध्यान सिर्फ इधर रहना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। मिस्टर ए का बिजनेस था केटरिंग का, ठीक है? मिस्टर बी के घर पे था बर्थडे पार्टी, ठीक है? तो मिस्टर बी ने क्या किया? केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया मिस्टर ए को, बराबर? केटरिंग में आपका क्या आया? फूड प्लस वाटर। मिस्टर बी ने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया? मिस्टर ए को, कि हमारे यहाँ पे 2 दिन बाद बर्थडे पार्टी है, ठीक है? तो आप प्लीज केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लो। इन्होंने बोला ओके, बराबर? अब क्या हुआ? मिस्टर ए ने, मिस्टर ए का जो सप्लायर था मिस्टर डब्ल्यू, ये पानी का बॉटल्स भेजता था, ठीक है? मिस्टर डब्ल्यू को बोला आप क्या करो ना, डायरेक्टली, हमने ऑर्डर दिया, हाँ मिस्टर ए ने, और मिस्टर ए ने बोला आप डायरेक्टली ये वाटर बॉटल्स बी के प्रेमाइसेस पे छोड़ दो, बराबर? ठीक है? नहीं तो ये इधर लाता था फिर ये वापस भेजता था, तो उसने बोला आप डायरेक्टली बी के प्रेमाइसेस पे बॉटल छोड़ दो, बराबर? यस, ठीक है। अब मिस्टर बी के यहाँ पे मिस्टर डब्ल्यू का ट्रक आया बॉटल का, बराबर? बट ट्रक ड्राइवर बोलता है मैं जो अपना माल है वो उतारूंगा ही नहीं बॉटल का जब तक आप मेरे को उसका पेमेंट नहीं करते हो, क्योंकि मिस्टर डब्ल्यू जो हमारे मालिक है वो हमको बोलते हैं पहले पैसा लो, उसके बिना माल मत उतारो। समझे? यस, कंडीशन समझा ना? अब मिस्टर बी ने क्या किया रहेगा? मिस्टर ए को कॉल कि अरे ये डब्ल्यू का कोई आदमी आया है, मेरे से पैसे मांग रहा है 1 लाख रुपए और बॉटल के लिए, मैं क्या करूं, बराबर? बी ने किया मिस्टर ए को कॉल। समझ में आया? पक्का? ठीक है, वापस से सुन लो एक बार, ठीक है? हमने ए को कॉन्ट्रैक्ट दिया केटरिंग का, जिसमें फूड और वाटर दोनों इंक्लूडेड था, ठीक है? ए ने डब्ल्यू को बोला आप प्लीज़ बी के प्रेमाइसेस पे बॉटल छोड़ दो, बट बी के प्रेमाइसेस पे जब भी ट्रक आया तो ट्रक ड्राइवर माल उतारने को ही रेडी नहीं था, बोलता है तुम पहले पैसा दो, कितना? 1 लाख रुपीस, उसके बाद में ही मैं बॉटल्स उतारूंगा, बराबर? तो मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर ए को कॉल। अब कॉल पे बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है। मिस्टर ए ने बोला आप एक काम करो, इसको 1 लाख रुपया अभी का पे कर दो, हम बिल में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? हमने बोला ओके, आप बोल रहे हो तो हम कर देते हैं आपके बिहाफ पे पेमेंट, सही है? अब इसने 1 लाख रुपया पे कर दिया।
इसका बर्थडे पार्टी बहुत अच्छे से हुआ, केटरिंग का भी, खाने वगैरह का सब अच्छे से हुआ। अब आता है बिल का बारी। यस, मिस्टर ए ने बिल बनाया, बराबर, मिस्टर बी के लिए। अब बिल में क्या किया, फूड का लिखा 5 लाख रुपए, बराबर, और वाटर का लिख दिया डैश, बराबर। टोटल 5 लाख रुपया उससे चार्ज किया। वाटर जिसने पहले उसके बिहाफ पे किसी और को पे कर दिया था, तो वो हमने लिखा नहीं, हमने क्या बोला था, बिल में हम एडजस्ट कर लेंगे, बराबर। बताना वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है बी के लिए। 5 लाख है कि 5 प्लस ये 1 6 लाख, समझा क्या सिनेरियो? वापस बोलूं? पक्का समझा? फिर भी सुन लो। ए को हमने केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, हम मिस्टर बी है अभी, ठीक है। ए ने बोला ठीक है फूड वाटर मैं करवा लूंगा। ए ने उसके सप्लायर को बोला कि अरे तुम इसके यहाँ पे डिलीवर कर दो, पर ये डिलीवरी बॉय जो है ट्रक वाला, वो पैसे लिए बिना माल ही नहीं उतारा था। बी ने ए को कॉल किया कि अरे ये तो पैसे मांग रहा है। ए ने बोला ठीक है अभी का दे दो, हम बिल में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसने 1 लाख रुपया इधर की इधर पे कर दिया, बिल में इसने एडजस्ट भी कर लिया, सिर्फ 5 लाख रुपया फूड का चार्ज किया, वाटर का चार्ज नहीं किया। वैल्यू ऑफ सप्लाई जो बी को हमने सर्विसेज दी या गुड्स दिए उसका कितना है, 5 लाख कि 6 लाख? आइस क्लोज करो सब लोग। समझा? ए और बी के बीच में, हाँ, ए जो सर्विसेज बी को दिया उसके लिए कितना चार्ज करेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई? बिल में ए का ही नाम है ना? यस, ठीक है। क्वेश्चन समझा? पक्का? ठीक है। किसको लगता है, आइस क्लोज करो, किसको लगता है 5 लाख, हाथ ऊपर करो। ओके, हाथ नीचे करो। किसको लगता है 6 लाख, हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो, आइज ओपन करो। करेक्ट आंसर है आपका 6 लाख, बराबर, समझे? अब क्वेश्चन ये है कि 6 लाख क्यों, 5 लाख क्यों नहीं? क्योंकि बिल का अमाउंट तो 5 लाख है, बराबर। तो जिन्होंने 5 लाख आंसर दिया उन्होंने यही सोच के दिया क्या कि ट्रांजैक्शन वैल्यू बिल का अमाउंट तो 5 लाख है, बराबर, ठीक है। तो इसीलिए क्लॉज बी जो है वो ऐड हुआ, जो बोलता है कि सप्लायर के बिहाफ पे अगर रेसिपिएंट ने किसी को पेमेंट करा, सप्लायर के बिहाफ पे रेसिपिएंट ने किसी को पेमेंट करा और वो बिल में इंक्लूडेड नहीं था, तो हम उसको ऐड बैक करेंगे टू गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई, समझे? तो इधर बिल में था क्या ये आइटम, बट रेसिपिएंट ने पे किया था क्या, किसके बिहाफ पे, सप्लायर के बिहाफ पे। तो हम क्या करेंगे, ये 1 लाख ऐड करेंगे, समझे? और वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा हमारा, 6 लाख, समझे? पक्का? यस। तो क्लॉज देखे, सप्लायर को पे करना था टू मिस्टर डब्ल्यू, बराबर, बट रेसिपिएंट ने पे कर दिया, मतलब अपने बी ने पे कर दिया, एंड दिस अमाउंट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, देन दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ, समझे? इधर तो मिस्टर ए ने 5 लाख चार्ज किया, केस 1। केस 2, मिस्टर ए ने जो बी के नाम पे बिल इशू किया ना, फूड का 5 लाख किया, वाटर का 1 लाख किया, ये बिल है, हाँ, और कैश में 5 लाख ही लिया। वैल्यू ऑफ सप्लाई डायरेक्टली ले लोगे, अब आप ऐड बैक करोगे क्या? नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या बोला हमको, दिस अमाउंट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस
एक्चुअली पेड और पेएबल, पर हमने तो प्राइस में इंक्लूड कर दिया सेकेंड केस में, तो फिर ऐड बैक करोगे क्या वापस से? नहीं। सेक्शन 15(2)(b आएगा क्या? नहीं, बराबर। सेक्शन 2(b) कब आएगा? जब हमने सप्लायर के बिहाफ पे पे कर दिया और प्राइस में वो इंक्लूडेड नहीं है, समझे? इफ द सप्लायर, अपने केस में मिस्टर ए, यस ना, चार्जेस ₹6 lakhs, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 6 lakhs, डायरेक्टली 15(2)(b लगेगा क्या? नहीं। ये अपना एग्जाम्पल सेम टू सेम, समझा क्या? पक्का? ठीक है। ये क्लॉज एक बार मेरे साथ बोलते हो। सप्लायर को पे करना था बट रेसिपिएंट ने पे कर दिया एंड दिस अमाउंट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, देन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझे? पक्का? ठीक है, लिखते हो।